नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। आप अपने इस खास कार्यक्रम सबका हिसाब होगे में आज हम बात करने जा रहे हैं असम सरकार के नए नियम की। एक ऐसे नियम की जिसने देश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बीजेपी और विपक्षी दल आमने सामने आ गए हैं। धर्म गुरु भी अपने तर्क देने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं संविधान सभा ने जो बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को हरी झंडी दे दी है। इसमें एक जीवन साथी के रहते दूसरी शादी करने पर सजा का प्रावधान कर दिया गया है और यही वजह है कि अब सियासी हलकों में इसे मुस्लिम समाज के खिलाफ बता करके दिखाया जा रहा है। लोगों पर नियम थोपने का आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो ये दावा कर रही है कि इससे लोगों को ही फायदा होगा। धर्म गुरुओं के भी अपने तर्क हैं। अपने इस खास कार्यक्रम में कुछ खास मेहमानों के साथ हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे और समझाएंगे कि आखिरकार असम में इस बात को लेकर कितना विवाद क्यों मचा हुआ है, कौन कौन वो लोग हैं जिन पर यह नियम लागू होने वाला है और इसके साथ किसे किसे छूट दी गई है, ये भी आपको बताएंगे और इसके साथ आपको वो तमाम प्रतिक्रियाएं सुनवाएंगे जो पूरे देश से आ रही है। मौलानाओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। पार्टी के नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जिन्हें होने वाला है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या उनके बारे में किसी ने सोचा, क्या किसी ने उनका तर्क सुना। और ये कोई पहली बार नहीं है जब इतना बड़ा फैसला असम सरकार की तरफ से लिया गया है और ना ही ये कोई नया नियम है। आपको याद होगा कि 1955 अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात की जाए तो उसमें भी ये नियम है कि एक विवाह होते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। जो क्रिश्चियन एक्ट है उसमें भी यही कहा गया है कि एक विवाह होते हुए दूसरा विवाह आप नहीं कर सकते हैं। पर्सनल लॉ में ये नियम थोड़े से अलग हो जाते हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी इसे जोड़ करके देख रही है कि इसीलिए कुछ विशेष लोगों पर प्रहार किया जा रहा है। लेकिन असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कह दिया है कि एक विवाह होते हुए दूसरा विवाह नहीं करोगे और अगर करोगे तो इसके लिए बाकायदा आपको भुगतान करना पड़ेगा, सजा होगी, 10 साल तक की सजा हो सकती है और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हर्जाना भी भरना पड़ेगा जो कि 2 लाख रुपए तक का हो सकता है। अब अगर मैं ये बात करूं कि इस पूरे नियम की शुरुआत कैसे होती है, कैसे ये मुद्दा बनता है असम में, तो 2023 में सबसे पहले इस पर बात की गई थी और भी बहुत सारी हमारे समाज में कुरीतियां हैं जिसे लेकर के बात होती रहती है। लेकिन असम में इस कुरीति को लेकर के बात 2023 में ही शुरू हो गई थी। यहां तक हिमंता बिस्वा शर्मा नहीं रुके। जैसे ही ये कानून बना नहीं है, फिलहाल राज्यपाल के पास जाना है हस्ताक्षर होने के लिए और उसके बाद ये कानून की शक्ल में पेश कर दिया जाएगा, कानून बन जाएगा। लेकिन इस सब के बीच जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जो सब कुछ हुआ है उससे जुड़ी हुई पहले एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किसे दर्द हो रहा है। असम की हिमंता सरकार ने एक नए नियम को पास किया जिसके जरिए उन्होंने एक लंबे समय से चली आ रही प्रथा को चुनौती दे दी। असम विधानसभा ने कानून पास किया। असम प्रोविजन ऑफ पॉलीगामी बिल 2025 को मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद अब राज्य में एक जीवन साथी के होते हुए दूसरी शादी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहु विवाह को बंद करने के लिए एक विधायक को स्वीकृति मिला। इस कानून का अनुसार असम में बहु विवाह पॉलीगेमी नहीं होगा। अगर कोई घर में एक पत्नी होने का बावजूद अगर दूसरा शादी करने का कोशिश करेगा उनको 7 साल का जेल होगा। असम की बीजेपी सरकार ने यह कानून पास किया तो देश के सियासी हलकों में हलचल मच गई। बीजेपी ने जहाँ इसे विकासशील करार दिया तो वहीं विपक्ष ने इसे संविधान पर हमला बता डाला। असम में अब दूसरी शादी करने की हिम्मत भी कोई कर नहीं सकता। बिल पास हो गया है, अब सबको एक ही पत्नी रखनी पड़ेगी, दूसरी जो करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। This country is a collection of several belief systems, several customs, several traditions, several languages. You cannot try and impose one language, one system, one belief, one faith on everyone. इस मामले में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सरकार को महिलाओं की भलाई के लिए भी कानून बनाना चाहिए। उधर हिंदू पक्ष का तर्क है कि ऐसा कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। कोई लड़की कुंवारी नहीं बैठेगी, उसे सरकार अपनी बेटी मान करके उसकी शादी कराने का काम करेगी। उसका पूरा इंतजाम
सरकार करेगी, ये भी करे। बहु विवाह, बाल विवाह रोकने का जो कार्य किया है वो बहुत बढ़िया है। देश में तुरंत से लागू होना चाहिए। एक देश एक विधान बनना चाहिए। असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी और विपक्षी गठबंधन अपने अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिशों में लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बिल से जनता का वास्तव में भला होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले आपको सवाल बता देती हूं कि आखिरकार आज के मुद्दे में सवाल क्या है। सवाल ये है कि असम में बहु विवाह पर रोक संबंधी कानून बनने से विरोधियों को आखिरकार तकलीफ क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर के मेहमानों से खास चर्चा करेंगे। कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहा है आपको बता देती हूँ। अमित हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी से। डॉक्टर शिवानंद भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से। और डॉक्टर अधीश सी अग्रवाला भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से। मुफ्ती शमून कासमी चेयरमैन है, हमारे साथ जुड़ेंगे। और हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता मुस्लिम महासभा के, मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अधीश आप ही से समझना चाहूंगी कि ये पूरा जो कानून की शक्ल लेगा, क्या ये प्रभावी जब होगा तो उसके बाद जो सजा के प्रावधान किए गए हैं, जो हर्जाने के प्रावधान किए गए हैं, वो सब मान्य हो जाएंगे? अनम्यूट करिएगा। या सभी मान्य हो जाएंगे और उसके बाद जो 7 साल की कैद का प्रोविजन है वो भी इफेक्टिव हो जाएगा, फाइन का भी हो जाएगा। और इसमें कोई एसेंट होने के बाद जी ठीक है, यानी कि जैसे ही ये राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करेंगे, कानून की ये शक्ल लेगा, वैसे ही ये कानून बन जाएगा और उसके बाद 7 साल की सजा हो, 1.5 लाख रुपए का जुर्माना हो, वो सब कुछ देना होगा। हाजी नाजिम जी, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आनी अब शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये ऐसे हुआ है तो ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता था, और ये क्यों जरूरी था, किसी धर्म विशेष से छेड़छाड़ क्यों करनी थी? क्या ऐसा है किसी एक विशेष समुदाय से ये छेड़छाड़ है, उनके नियमों से ये छेड़छाड़ है? हाँ मीनाक्षी जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बहु विवाह वाला जो एक कानून पारित करा गया है, और देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए भाई ये संविधान के दायरे में हम संविधान का हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान ने हम लोगों को भी तो परमिशन दे रखी है, हमारे अपने धर्म की आज़ादी भी दे रखी है आर्टिकल 25 के अंदर। अब बहुत सारी ऐसी मान्यता हैं वो जो हमारे रिलीजियस में आती हैं, लेकिन अगर ये कहना कि बहु विवाह में आप एक ही शादी कर सकते, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2-4 शादी कौन करने वाला? भाई कोई शादी नहीं करता, लेकिन एक भ्रम पैदा किया जाता है कि मुसलमानों में 4 शादी होती है, इसलिए इस तरीके का कानून लाया जाता है। अगर आपको मुसलमानों की इतनी फिक्र है तो मैं ये आपसे एक भारतीय नागरिक होने के नाते पूछना चाहता हूं कि भारत के अंदर जिस तरीके का माहौल है आज के वक्त में मुसलमानों के, अगर आपको याद हो एक रंगनाथन मिश्रा जी की एक रिपोर्ट थी सच्चर कमेटी की, उसमें खूब ये कहा गया था कि भारत के मुसलमानों के हालात अच्छे नहीं है, दलित से बदतर है। तो उसके लिए आप लोग क्या लेकर आ रहे हैं? किस तरीके से भारत के मुसलमान आगे बढ़े, किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत का मुसलमान आगे आए? अगर आप इन चीजों पर तो बात नहीं करते, आप ऐसी कुरीतियों को लेकर आ रहे जिसका ना तो देश से कोई मतलब है, ना देश को आगे बढ़ाने में कोई मतलब है, लेकिन हाँ एक कम्युनिटी को टारगेट करने में ये सब चीजें आती है। एक रिपोर्ट लेकिन ये भी कहती है कि अगर मैं पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करूं तो मणिपुर में ये जो प्रतिशत है वो 6% है। असम की अगर मैं बात करूं तो 2% से ज्यादा वहां पर बहु विवाह होते हैं। नागालैंड की अगर मैं बात करूं तो 4% से ज्यादा वहां पर बहु विवाह होते हैं। अगर 2% भी असम में होते हैं तो क्यों होते हैं? हाँ देखिए 2% भी होते हैं तो क्यों होते हैं? आपका जो क्वेश्चन मार्क है इस पर मैं कहता हूं कि 2% क्यों हो रहे हैं वहां पे? नहीं होने चाहिए भाई। देश के अंदर संविधान है, अभी एक संविधान एक विधान की भी बात भी हुई थी, और यहां पर यह भी कहा गया था कि एक मेंबर जो एक पति होगा सिर्फ एक पत्नी रखेगा, सिर्फ एक पति एक पत्नी को रखता है और एक पत्नी का ही एक पति होता है, ये हर उसमें है। और देखिए 1955 का हिंदू एक्ट भी है, यही कहता है, वही तो ये कोड लेकर आए हैं इस बिल के अंदर कि भाई अब एक ही शादी होगी। ठीक है, एक शादी तो हम कहते हैं कि एक शादी तो सबको कबूल है, कोई नहीं चाहता, लेकिन आप बार बार एक कम्युनिटी को किस तरीके से आप हिट कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ ऐसा नहीं कहता, इसलिए आपका सवाल है कि एक ही कमेटी, एक ही जो समुदाय है उसे क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अनंत अमित जी, ऐसा क्यों होता है बार बार एक ही समुदाय के लोगों को आप लोग निशाना बनाते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि वहीं पर सारे सुधार हो जाएं?
मीनाक्षी जी देखिए, ये एक समुदाय की बात नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी एक्ट 2025 जो असम में जो पास हो में विधानसभा में पास हुआ है, यह विधेयक असम की सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक था। दूसरी बात, भारत के सनातन संस्कृति में परिवार की अवधारणा है, एक ये ढांचा है जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। और ये ऐसा मीनाक्षी जी केवल मुस्लिमों में नहीं है, ये हिंदुओं में भी है। और ये प्रथा को समाप्त करने के लिए ये कोई आज का नहीं है। जब से हमारी सरकार बनी 3 साल पहले एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के आधार पर कमेटी ने जो एक रिपोर्ट सौंपी है उस आधार पर विधेयक पास किया गया। दूसरी बात, हमारी सरकार बनने के बाद असम में बाल विवाह को हमने रोकने के लिए लगभग 5,000 से ज्यादा अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं। हमारा मूल मकसद यह है कि महिला के उत्पीड़न को समाप्त करना, महिला को सशक्तिकरण करना, महिला की सशक्तिकरण करना, यह हमारा मूल उद्देश्य है। इस उद्देश्य के तहत लाए। अभी हाजी नाजिम साहब कह रहे थे कि हर व्यक्ति को एक विवाह, अरे साहब आप तो खुद ही कह रहे एक विवाह की, तो आप मान क्यों नहीं रहे? ये किस धर्म में कहा गया है कि 2, 3, 4 विवाह कर लीजिए? ये किसी भी धर्म में मान्य नहीं है और सनातन में तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ये आप मान रहे हैं कि एक व्यक्ति को एक ही विवाह करना चाहिए तो फिर दिक्कत कहां है? लेकिन सरकार ने जो बिल लाई है, हम सरकार की सराहना करते हैं और हम इसका स्वागत करते हैं और स्वागत योग्य है। हमें लगता है कि हर प्रदेश में होना चाहिए। जैसा अभी आंकड़ा बता रही थी, अब 4% नागालैंड की बता रही थी, मेघालय की बता रही थी, तमाम प्रदेश में यह होना चाहिए और असम गवर्नमेंट ने किया, हम उसकी सराहना करते हैं और हम इस बिल का स्वागत करते हैं। ठीक है, मुफ्ती साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुफ्ती साहब, अगर ये सोच असम में निकल करके सामने आई है, और मैं तो कहती हूँ पूर्वोत्तर राज्यों की जो रिपोर्ट बन करके तैयार की गई है, 2021 की ये रिपोर्ट मैं बता रही थी, तो अगर ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आती है जिसमें ये कहा जाता है कि मान लीजिए पूरे भारत में भी 1% बहु विवाह होते हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों है? और अगर होते हैं तो उसे कानून बना करके खत्म किया जा सकता है, तो नेताओं के पेट में इतना दर्द क्यों फिर? देखिए मीनाक्षी जी, हमारे उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पर पहल की और सबसे पहले देश में यूसीसी को लागू किया। तो जिस वक्त यूसीसी को लागू किया तो उस वक्त देश के अन्य राज्यों से बहुत सारी प्रतिक्रिया लोगों की आई, हमसे भी बहुत सारे सवालात किए। तो हमने सीधा ये कहा कि हमारे उत्तराखंड राज्य में यूसीसी को लागू करके माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने समूचे देश को इसके लिए प्रेरित किया कि वो उनका अनुसरण करें। तो आज आसाम की सरकार ने अगर उसके ऊपर कार्य किया है तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस्लाम एक से ज्यादा शादी को अनिवार्य नहीं करता। और ये जिन लोगों ने इस तरह का एक माहौल बनाया था, वो इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता, बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन्होंने निकाह या शादियां की हैं वो समाज को एक दिशा देने के लिए थी। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इन महापुरुषों का इतिहास पढ़ेंगे तो जैसे कृष्ण भगवान के बारे में या अन्य लोगों के बारे में जो लोग बात करते हैं, उन्हें इतिहास को पढ़ना चाहिए और धर्मों का इतिहास जोड़ने का और समाज को आगे ले जाने का है। और ये सारे धर्म, सनातन धर्म हो, इस्लाम हो, अन्य धर्म हो, वो सब के सब महिला के सम्मान की बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दहेज प्रथा के खिलाफ जो कार्य किया है प्रैक्टिकली, तो आज हम आपको बता दें कि वो कुरीतियां हैं, उनका असलियत से ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। और जो आपने तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आसाम की सरकार ने अगर ये बात की है तो वो गैर इस्लामिक नहीं है। इस्लाम जिस तरह से आपको उसकी परमिशन देता है, उसका तो इन्होंने कोई ख्याल ही नहीं किया। यहाँ तो अगर किसी के पास अगर लोग भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बातों पर चलने लगे, प्रॉफिट मोहम्मद साहब की कही हुई बातों पर चलने लगे, तो ये तमाम ऐसी बातें होंगी ही नहीं। फिर धर्म के हिसाब से अगर कोई चलना सीख जाए तो फिर ऐसी चीजें होंगी ही नहीं, ना ही इस पर कोई चर्चा होगी। डॉक्टर शिवानंद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शिवानंद, रणदीप सुरजेवाला को क्या हुआ? ये सुरेंद्र राजपूत जी को क्या हुआ? क्यों कह रहे हैं ये कि असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का दिमागी संतुलन हिल गया है? महिलाओं के हित की बात करना दिमागी संतुलन हिलना होता है? देखिए, गुड इवनिंग मीनाक्षी जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, मेरा कहना एक ही है कि देखिए बिस्वा ने जो हेमंत बिस्वा ने अभी चुनाव है इसलिए वो टारगेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं।
इसमें सब देखना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर क्या क्या है, किस तरह से मुस्लिम लॉ है। और उन्होंने हिंदू हिंदू तो हम है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास ऑर्डर है, मैं खुद लॉयर भी हूँ। लिविंग रिलेशन हिंदू हो या अन्य कोई, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, उनके लिए परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मेरे पास ऑर्डर भी है कि उन्होंने लिविंग रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं एडिशनल वाइफ होते हुए भी। ठीक है, उन्होंने कैसा किया सुप्रीम कोर्ट एडल्ट्री ने की बात पता कर रहे नहीं। हैं आप? नहीं नहीं है। और दूसरी बात, बिस्वा का ये जो ऑर्डर है इन्होंने अभी बात रखे, वो मेरे को नहीं लगता पूरा देश में लागू होगा। वो हाईकोर्ट में स्टे लग जाएगा, क्योंकि इसमें इस तरीके से कोई भी, अभी देखिए मोहन भागवत जी बोले हिंदू लोगों को 10-10 बच्चे करना। अरे भाई 10 नहीं 20-20 करो, लेकिन जॉब किधर है? नौकरी ही नहीं है। आप अग्निवीर योजना लेके आए तो वो भी गए, रेलवे में भर्ती नहीं हुआ। जब से 11 साल नरेंद्र मोदी जी सरकार है तब से ही ऐसा ही, महंगाई चरम पंच पर है, युवा युवती को रोजगार नहीं है, किसान का दुगना नहीं ठीक किया, है ना किसान फिर आज डॉक्टर भी शिवानंद, सुसाइड कर रहे फिर हैं, तो नया बहु बिजनेस विवाह पर रोक लग नहीं ही किया। जानी चाहिए। जब इतनी चीजें नहीं है, आप गिनवा भी रहे हैं, तो बहु विवाह पर रोक लग जानी चाहिए। और मुझे लगता है इससे किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को दर्द भी नहीं होना चाहिए। आपने बहुत सारे कानूनों की बात की है। आदिश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जरा उनका रुख कर लेती हूँ और उनसे समझ लेती हूँ कि क्या ये जो कानून बनने की कगार पर विधेयक पहुंचा है उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? डॉक्टर आदिश, डॉक्टर आदिश अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करा जा सकता है और हाई कोर्ट में भी करा जा सकता है। हर एक को हिंदुस्तान में राइट है कोई भी रिट के द्वारा उसको चैलेंज करने का, और कोर्ट को देखना है कि क्या उनके कोई राइट्स का वायलेशन हुआ या नहीं हुआ। तो हाजी साहब, आप मानते हैं कि आपके जो राइट्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जा रही है? कोर्ट का रुख करेंगे क्या? हाँ देखिए मीनाक्षी जी, देखिए बिल्कुल अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने कहा है कि देखिए फंडामेंटल राइट है हर किसी का। और देखिए बिल्कुल कोर्ट भी जा सकते हैं। हाँ, चार विवाह करना कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं, देखिए मैंने संवैधानिक अधिकार की बात मैं कह रहा हूँ, तो कोर्ट जाना भी, तो देखिए वहां पे जाके बात भी कर सकते हैं कि भी हाँ इन्होंने जो ये पारित करा है इसमें क्या क्या है, किस तरीके नियमावली है, वो सारी चीजें देखनी भी तो पड़ेगी। अभी इसकी कॉपी आ जाएगी तो कॉपी से पता चल जाएगा कि आखिर इन्होंने बहु विवाह के अंदर क्या क्या चेंजिंग करी है, या सिर्फ यही कि भी एक व्यक्ति सिर्फ एक ही शादी कर सकता है, इसके अलावा ये किस किस समुदाय पे लागू होता है, या 1955 वाला हिंदू एक्ट बिल जो है या सेम वही प्रोसीजर है, ये सब चीज हम लोगों को भी देखनी पड़ेगी। पहले ये तो अगर ऐसा हो जाता है तो सर दिक्कत कहाँ है हाजी जी? हाँ, अगर ऐसा हो जाता है, 1955 हिंदू मैरिज एक्ट की बात करूं, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की बात करूं 1872 की, अगर उसमें ये कहा गया है कि अगर एक पत्नी है उसकी मृत्यु हो जाती है या पति पत्नी अलग हो जाते हैं उसके बाद शादी कर सकते हैं, तो अगर ये शरीयत में भी लाया जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी लाया जाए, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? हाँ देखिए, मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करो। और देखिए हम अपने मुल्क के संविधान से भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि देखिए संविधान हम लोगों को परमिशन देता है हर चीज की। अरे यही बात जब यहाँ पे आती है तो मैं कहता हूँ कि भारत के अंदर आज के वक्त में कौन 4 शादी कर रहा है? नहीं कर रहा कोई भी शादी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश के अंदर क्या चल रहा है, कैसे कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, कि किस तरीके से महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और तालीम किस तरीके से वो हासिल कराए, इतने उसकी आमदनी नहीं जितना उसका पढ़ाई का खर्चा होता है, तो वो खुद जानता है। इसलिए वो अपने उसके बच्चे 2 होते हैं, 1 होता है, 3 होते हैं, इससे ज्यादा बच्चे नहीं होते। जब ऐसा किसी है भी ही उसमें नहीं हाजी जी कि 2-4 शादियां होती ही नहीं है, तो फिर तो मुझे लगता है कि अगर ये कानून बनके आ भी जाता है तो इसे कहीं चुनौती देने की जरूरत क्या है? इसको लेकर के फिर बातचीत करने की क्या जरूरत है? फिर ये कह देना कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि दिमागी संतुलन हिल गया है, या फिर मौलानाओं की तरफ से ये कह देना कि हमें निशाना बनाया जा रहा है, इस सब की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। देखिए अभी जो मेरे काबिल दोस्त हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक लिव इन रिलेशनशिप की बात करी थी, तो मुझे लगता है कि शायद उस रूपरेखा की तरफ ये बढ़ना चाह रहे हैं, उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक पति एक पत्नी को रखो, लेकिन अगर आपके मन में हो तो लिव इन रिलेशनशिप में भी रहो। तो भाई हम तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप के बिल्कुल खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए देश के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला है, जैसा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे, तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप महिलाओं की अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है। देखिए अगर आपको समझना है तो डॉक्टर आदिश का मैं रुक कर लेती हूँ। डॉक्टर आदिश, ये पूरा मुद्दा तो एडल्ट्री से जुड़ा हुआ है ना, इसमें बहु विवाह को लेकर के तो कोई नियम ही नहीं है। उसमें भी ये है कि अगर पति और पत्नी की मर्जी है तब वो, और
ये अलग मामला है। बिल्कुल। एडल्ट्री एक अलग चीज है। बिल्कुल। एडल्ट्री में भी वीमेन को, जो वाइफ है, उसको भी अधिकार है ये कि भाई ये मेरा हस्बैंड जो है गलत उसमें रह रहा है। लिविंग रिलेशनशिप अलग है। लिविंग रिलेशनशिप है जहाँ शादी नहीं करते, वो सिचुएशन में लिविंग रिलेशनशिप में है हिंदुस्तान में। ठीक है, तो हाजी नाजिम जी से कोई जी सर पूरा कर लीजिए आप। डॉक्टर आदिश आप पूरा कर लीजिए। ये नहीं हो गया। ठीक है, हाजी नाजिम जी, मेरा सवाल ये है कि 4 शादी के लिए कहा गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ की अगर मैं बात करूं, लेकिन शरीयत क्या कहता है? क्या शरीयत ये नहीं कहता है कि अगर आपको पहली शादी होते हुए दूसरी शादी करनी है तो पहली पत्नी से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी? लेकिन क्या ऐसा होता है? तमाम ऐसे केस रहे हैं जो सामने आए हैं और उसमें ये कहा गया है कि पत्नी से झूठ बोल करके दूसरी शादी की गई है, लेकिन उस दूसरी शादी को बरकरार रखा गया है ना। इसमें तो ये कहा जा रहा है कि पहली शादी को हम रद्द नहीं करेंगे और दूसरी शादी जिससे की गई है, जिसके साथ धोखा किया गया है, उस व्यक्ति के साथ, उस महिला के साथ भी हम पूरे तरीके से न्याय करेंगे। हाँ देखिए मीनाक्षी जी, देखिए अब शरीयत की बात आती है तो देखिए मेरे अपने उलेमाए दीन आपके साथ पैनल पर जुड़े हुए मुफ्ती समून कासमी साहब, वो बेहतर इस बात पे रोशनी डालेंगे कि भी 2 शादी या 3 शादी या गुमराह करने वाले, क्योंकि वो मुफ्ती हैं। अब मैं आ जाता हूँ अपने, जो आपने सवाल करा, मैं वो ये कहना चाहता हूँ कि भी देखिए मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि महिलाओं का सम्मान करो, तो हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, चाहे वो बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की। लेकिन यहाँ पर बात बार बार यही आ रही है कि बहु विवाह पे सीधा ये कहना कि भी एक कम्युनिटी के लिए हम ये चीज लेकर आए, तो देश के अंदर क्या एक ही कम्युनिटी पे आप कानून बार बार लेकर आए? हाजी नाजिम जी, मुझे लग रहा है आप ये अपने ऊपर बहुत ज्यादा लेकर के जा रहे हैं। ये तो कहीं कानून में भी नहीं कहा गया, उस विधेयक में भी नहीं कहा गया अनंत अमित कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए है, एक ही समुदाय के लिए, एक ही धर्म विशेष के लिए। ये अनंत अमित जी कहा गया। हर बार ऐसा क्यों होता है हाजी नाजिम खान जी कि देश में अगर कोई सा भी नियम या कानून बनता है तो वो आप अपने ऊपर लेकर के चले जाते हैं, अपने समुदाय के ऊपर लेकर के चले जाते हैं? ऐसा नहीं है अनंत अमित जी। क्या इस विधेयक की अगर मैं बात करूं, जितना अभी बाहर आया है इस विधेयक के बारे में, उसमें किसी धर्म विशेष की बात तो नहीं की गई है? बिल्कुल नहीं है। हम सारे धर्म के लिए न्यूट्रल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के सामने कहा हम न्यूट्रल है, हमारे लिए सारा धर्म सम्मान है। ये हिंदुओं में भी होता है, मुस्लिमों में भी होता है, सारी जगह होता है। ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिमों में हो, हिंदुओं में भी कई जगह ऐसे होते हैं। तो उसको महिला सशक्तिकरण, महिला को किस तरह उत्पीड़न को रोकने का मूल मकसद है, उसी के तहत ये किया गया है। और हाजी साहब, आप नेशनल चैनल पर बैठ के कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का, आपने पढ़ा तो नहीं? ये कांग्रेस के मित्र एक पुस्तक दिखा रहे थे, ये कभी पढ़े नहीं होंगे। आपने लगा कि भाई संविधान की पुस्तक दिखा रहे और आपने बोलना शुरू कर दिया। साहब ये कैसी बातें करते हैं आप नेशनल चैनल पे बैठ के कि मैं उससे मैं तो आपकी बात को भी तवज्जो दूंगा। नहीं देखिए, मैं आपकी भी बात को तवज्जो दूंगा जब सुप्रीम कोर्ट का अगर आप नाम लेंगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा तो मैं आपकी बात को तवज्जो दूंगा। आदेश का सम्मान करता हूं, यानी कि आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप सम्मान करता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट के हर बात का। लेकिन अगर आप ये तर्क इस तरीके से एक नेशनल चैनल पे बैठ के इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप लोग क्या? आपने अभी तुरंत कहा ये सुप्रीम कोर्ट हमारी महिला आदेश का सम्मान करता हूं। कौन ऐसा, कौन से धर्म में ये इजाजत देता है आपको? बंगाल की घटना हो या कहीं भी किसी भी राज्य की घटना हो जाती है तो हमारी महिला आगे सुरक्षित क्यों नहीं है? किसी भी धर्म में ये, किसी भी धर्म और दूसरी बात ये बता दीजिए भाई, आप महिलाओं के बारे में कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आप उनके लिए रोजगार के कितनी सुविधा कर रहे हैं? क्योंकि आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष, बिल्कुल आपने सवाल पूछा, मेरा आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं ना। मुल्क के अंदर देखिए, हमारी सरकार ने जो योजनाएं लागू की है, चाहे वो आवास का बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, गरीबों को अनाज देने की बात हो, की बात हो, महिलाओं के साथ खड़े और किसी धर्म को शुक्र अदा किया गया है, तो सारे धर्म के लोग उसमें आ रहे हैं। शुक्र अदा करता हूं कि भारत की इस पाक सरजमीन के पाक मिट्टी से पैदा हुआ और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा इस भारत की पाक सरजमीन की मिट्टी में मैं दफन हो जाऊंगा। मुझे बड़ा फक्र होता है अपने आप को भारतीय कहलवाने में। अगर कोई कहता है कि हाजी नाजिम आप भारतीय हो तो सीना चौड़ा हो जाता है मेरा। आप भारत माता की जय बोल दीजिए, महिलाओं को लेकर आप भारत माता की जय बोल दीजिए। सवाल जो आपने उठाए हैं, अरे भारत माता की जय बोलिए हाजी साहब, देते हैं। भारत माता की जय बोलिए। ठीक है अनंत अमित जी, यहाँ तक बताइए। ठीक है सर, अभी भारत मैं आप दोनों से एक बात पूछती हूँ। अनंत अमित जी, देखिए इन्होंने तमाम योजनाओं की बात की, तमाम चीजों का जिक्र किया कि महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है। अब जरा बताइए कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए लागू की गई हैं? देखिए, पीएम आवास योजना, उसमें किसी धर्म को नहीं। आपको जान के मीनाक्षी जी बड़ा आश्चर्य होगा कि आप कभी उस आंकड़े को देखेंगे तो उसमें हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम पुरुष और महिलाएं हैं जिनको पीएम आवास योजना दिया गया है। दूसरी बात,
आज जो महिलाओं को जो अनाज देने की बात है, महिलाओं को नौकरी देने की बात है, उसमें किसी धर्म को नहीं। और महिला सिलेंडर जो दिया जा रहा है वो सबसे ज्यादा। अभी मीनाक्षी जी, मैं बिहार के गांव में घूम रहा था, मुस्लिम गांव में मुस्लिम महिलाएं निकल कर आती थी शाम में, वो कहती थी जी पहले हम चूल्हे में जो धुओं में जो अपना खाना बनाते थे, आज मोदी जी की वजह से, नीतीश जी की वजह से आज हम गैस के चूल्हों पे बना रहे हैं। ये मोदी जी का नाम वो लोग लेते थे। तो ये योजना किसी धर्म को देख के नहीं देखता है ना, वो सारे धर्मों को दिया जाता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैनी हो, सिख हो। ये कौन देखता है धर्म की बात? राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है योजना का लाभ भारत की आवाम को देने का। भाई आप अलग से कहाँ कर रहे हैं भाई? राज्य सरकार कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं ना, उनके अधिकार की बात कर रहे हैं। कौन अधिकार छीन रहा है? सभी के लिए अधिकार सम्मान है, धर्म के देश है, इसलिए सभी धर्मों को बिल्कुल बराबर मिलता है। हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, कुछ कह रहे हैं डॉक्टर शिवानंद, उनका जरा रुक कर लेती हूँ। बोलिए डॉक्टर शिवानंद। मीनाक्षी जी, ये बीजेपी मेरे मित्र को क्या हुआ पता नहीं, यहाँ नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से लेके 2025 तक यवतमाल में आए, 2-3 लेडीज को उन्होंने, बीजेपी का नेता ने पैसा दिया, उसमें ही बहुत अच्छा एंकर था मेरे मित्र वाजपेयी, उन्होंने जाके उस लेडी को पूछा क्या रे गैस मिला है क्या, वो चूल्हा पे चाय बना रही थी, उसको बोला बीजेपी नेता ने 2000 रुपए बोला ऐसा ऐसा बोलने के लिए। उधर 5-6 लेडीज आया, तुरंत आप एंकर को क्यों हटाया वाजपेयी जी को? बताओ, आंसर है आपके पास? यहाँ नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हो। महिला बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, की बात कर रहे हैं। ये बीजेपी का योजना है, बीजेपी ने पूछ लीजिएगा। रेवन्ना क्या किया? देवेगौड़ा का पंतु ने शिवानंद जी जिसकी बात कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा। आपके प्रचार किया, शर्म आना चाहिए। कौन सा माता भगिनी को अच्छा काम किया? सुब्रमण्यम स्वामी, कंगना, तो 55 साल में आपने देश को कहाँ पहुंचा दिया? 55 साल का इतिहास आपका देश देख रहा है ना। शर्म आना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी आपको आनी चाहिए, आपकी युवराज को आनी चाहिए। संविधान बीजेपी ने संविधान फाड़ के फेंका था। पढ़ लीजिए इसको पलटी करके पढ़िए। कुछ भी बकवास करते हो। अरे शिवानंद जी पढ़िए, तो दिखाइए मत, पढ़िए। तो बाबा का पुस्तक, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान है, पढ़िए भी। उस संविधान को तिलांजलि दे रही है कांग्रेस पार्टी। आपने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को इस देश में चुनाव कौन हरवाया? कांग्रेस पार्टी ने हरवाया। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान किसने किया? कांग्रेस ने किया। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान कौन कर रहा था देश में? कांग्रेस कर रही थी। पैसा कमाओ। हाँ, बीजेपी का योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी भगाओ। अरे हमको पता नहीं क्या? कौन सा अच्छा काम किया? क्या बोल रहे हैं अपने शिवानंद जी, डॉक्टर शिवानंद और सुनिए अनंत जी, अब आप दोनों सुनिए। पहली बात तो मुझे इतना ज्यादा आश्चर्य हो रहा है ना कि अगर इस पैनल में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को इस बात से दिक्कत हो रही है या दिल में दर्द हो रहा है कि महिलाओं के लिए कुछ हो रहा है, तो उन्हें पहले शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उस महिला में कभी उनकी मदर भी आती होंगी और कभी उनकी बेटी भी आती होंगी। सिर्फ पत्नी तक सीमित नहीं है, ना ही प्रेमिका तक सीमित है। अगर बेटियों के लिए कुछ होता है तो भी जरा खुश हो जाइए। किस चीज से आप लोगों को दिक्कत होती है? 3 तलाक अगर बैन कर दिया जाता तो इससे आपको दिक्कत होती है? उन महिलाओं से जाकर के पूछे उनकी स्थिति क्या थी। 3 तलाक की वजह से उन महिलाओं ने क्या कुछ नहीं झेला है, और अब जब वो खुश है तो दिक्कत होती है। बहु विवाह पर सर सुनिए शिवानंद जी, अब मेरी बात सुनिए। शिवानंद जी एक बात सुनिए, मैं महिला हूं यहाँ पर खड़े होकर के, मैं महिला हूं और यहाँ पर खड़े होकर के आपसे ये बात बोल रही हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को महिलाओं के लिए कोई भी नियम कानून बनने से दिक्कत है तो उसे जरा सोचना चाहिए। अरे कौन लोग हो आप? कौन है समाज के ये लोग जो महिलाओं के लिए नियम बनाते हैं? पर्दा प्रथा, सती प्रथा, कितनी प्रथाएं गिनवाऊं मैं आपको? ये पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, हाँ, असमान उत्तराधिकार अधिकार, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, 3 तलाक, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, ये नियम कानून आप लोग बनाएंगे महिलाओं के लिए बैठ करके। और अगर कोई सरकार इस पर पूरे तरीके से बंदिशें लगाना चाहती है तो आप लोगों को दिक्कत होगी। अरे कैसी बातें करते हैं, देखिए कैसी बातें करते हैं। गलत किसी को देख करके नहीं होता, ना वो किसी पत्नी को देखेगा, ना किसी की बेटी को देखेगा, ना किसी की प्रेमिका को देखेगा। जब होगा तब होगा। और अगर आप लोगों को इस बात से दिक्कत है कि बहु विवाह पर बैन लगाया जा रहा है और हेमंता बिस्वा शर्मा का दिमाग खराब हो गया, तो मैं तो कहती हूँ
कि हर राज्य में हर सीएम का दिमाग ऐसा ही खराब होना चाहिए जो महिलाओं के लिए इस तरीके से काम करे। मुफ्ती साहब जरा मुझे बताइएगा, ये क्या नियम कानून जो समाज में बने हुए थे, मैं कहती हूँ वो हिंदू समाज था या मुस्लिम समाज था, ये सही थे? ये पर्दा प्रथा क्यों आई थी? अरब में महिलाएं अपने आप को बचाना चाहती थी रेत से, इसलिए आई थी। गुजरात वासिंग में हेमंत सर मुझे ना आपकी गोल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको बात करनी है तो फैक्ट पर करिए, महिलाओं से खुद को जोड़ करके करिए, अपनी बेटी के बारे में सोच करके करिए, अपनी घर की महिलाओं के बारे में सोच करके करिए। ये राजनीति यहाँ पर नहीं, ये राजनीति यहाँ पर कतई नहीं। मीनाक्षी जी नहीं, मैं मुफ्ती साहब से सवाल ले रही हूँ, मुफ्ती साहब बताइए कि अगर महिलाओं के लिए कोई भी नियम बनता है तो इस देश में बैठे हुए ऊंचे लेवल के पुरुषों को इतना दर्द क्यों होता है? क्या उन महिलाओं से जाकर के एक बार पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है? नहीं, उसमें कांग्रेस की हमेशा से यही तो इनके पाप है कि इन्हें यही पता नहीं चलता कि हम बोल क्या रहे हैं। अरे जिस माँ के कोख से तुमने जन्म लिया, जो एक बेटी और माँ और वाइफ और बहन के 4 दर्जे महिला के हैं, और माँ के पैरों के नीचे जन्नत, यानी जो पूजनीय है माँ, तुम उसका अपमान कर रहे हो। कितने दुर्भाग्य की बात है। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस वक्त वो तलाक के ऊपर बिल लेकर के आए, तो हमने सबसे पहले ये उनकी हिमायत की थी और कहा था कि ये महिलाओं का अपमान हो रहा है। किसी ने चाय की पत्ती कम बना दी, ज्यादा डाल दी, नमक ज्यादा हो गया, तलाक दे दी। इन जैसे लोग, अगर ये कांग्रेस के लोगों को सद्बुद्धि होती तो आज देश के अंदर इन्होंने आरएसएस और बीजेपी का नाम लेके जो मुसलमानों को गुमराह किया और अपने मीडिएटर छोड़े, उसका ही पाप। ये 60 साल तक इन्होंने इस देश पर शासन किया है। महिला और पुरुष दोनों के बराबर अधिकार हैं, और यहाँ तक कहा कि भाई महिला का जो है एक मानकर मैं समझता हूँ कि उसका ज्यादा सम्मान होना चाहिए। मगर कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर यही करतूत किए हैं। अभी मुझे अफसोस हो रहा है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए। किस तरह से इन्होंने कहा कि बेटी भगाओ, यानी शर्म आनी चाहिए आपको। कैसे आपने इन्हें चैनल पे बिठा रखा है? आप इन्हें कम से कम गैरत दिलाइए कि क्या इनके यहाँ बेटी नहीं है, माँ नहीं है? क्या आसमान से ऐसे उतर के आ गए हो आप? अरे शर्म करो। और मैं मीनाक्षी आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्रधानमंत्री। ठीक है, उत्तराखंड सरकार की जो योजना है वो भी महिलाओं के लिए है, और किसी भी हिमाचल की भी अगर योजना है तो वो भी महिलाओं के लिए चाहिए। अब मैं जरा डॉक्टर शिवानंद का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर शिवानंद, देखिए मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं आपसे सवाल लूंगी, आप बोलिएगा। मैंने आपसे को बोलने से कब रोका है? आप मुझे ये बताइए कि 3 तलाक पर कानून बनने से आखिरकार क्यों रुक जाता है? 33% आरक्षण की बात से चुनावी मुद्दा क्यों बनकर के रह जाता है? अरे जब ये बातें किसी सरकार के द्वारा की जाएंगी और सरकार अगर महिलाओं को उनका हक दे रही है तो क्यों तक? मीनाक्षी 30 सेकंड बात करने बिल्कुल, आप पूरा 30 सेकंड लीजिए। देखिए मीनाक्षी जी, माता बहनों के बारे में अगर सीएम साहब ने ऑर्डर लिया है, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ये ऑर्डर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में टिकता नहीं है। दूसरी बात, जो भी करना है नरेंद्र मोदी करना चाहिए, अमित शाह जी करना चाहिए, लॉ मिनिस्टर करना चाहिए, अमेंडमेंट पार्लियामेंट अभी 1 दिसंबर में हो रहे, तभी अमेंडमेंट करना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ, मेरे घर पे भी है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में टिकता नहीं। नंबर 1, ये बीजेपी और सोमिका सिंह है, सोफिया कुरैशी, दोनों मेरी बहनें, सावित्री फुले, फातिमा शेख, पाकिस्तान में जाके रात को 1:16 में ये बीजेपी विजय शाह ने क्या बोला, कैबिनेट मिनिस्टर, ये पाकिस्तान की बेटी, ये माता बहनों का अपमान करते हो तुम लोग हमेशा। कोई कुछ नहीं करते बीजेपी आते। अब सम्मान मिल रहा है तो आप स्वागत भी तो कर रहे हैं। अभी तो आप बोले स्वागत करते हैं, अगर आप ये शुरुआत में बोलते सर तो इतना बुरा नहीं लगता। अगर आप महिलाओं के लिए कुछ काम हो रहा है और उस पर सवाल उठाएंगे तो आपको पता है कि हर पार्टी की, हर नेता की महिलाओं के बीच में क्या मीनाक्षी जी, बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा है ना, महिलाओं ने खुल करके वोट किया, किसने वोट किया? मीनाक्षी जी,
बीजेपी आरएसएस महिलाओं को रिस्पेक्ट करते नहीं। आरएसएस में एक भी महिला नहीं है। 50 साल हो गए, तिरंगा नहीं है। ये मुफ्ती जैसा एजेंट बीजेपी के सबसे एजेंट पहली शाखा में जवाब पूछा, छोड़िए, इनको कौन पूछता? 1925 में मुस्लिम मैं ही बता देती हूँ, इतना इतिहास तो मैं भी पढ़ करके आई हूँ, इतना इतिहास तो मैं ही डॉक्टर शिवानंद पढ़ करके आई हूँ, इतना इतिहास तो मैंने भी पढ़ा है कि पाकिस्तान में जाकर के किस तरीके से आरएसएस की जो महिला विंग थी वो काम कर रही थी वहाँ की हिंदू महिलाओं के लिए। इतना इतिहास तो सर मुझे भी पता है, किससे आप घुमा रहे हैं। मैं जा रही हूँ डीपी शास्त्री जी से सवाल लेने। डॉक्टर शिवानंद, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रहती है मुझे, आप वकील कहते हैं खुद को, डॉक्टर लगा हुआ है आपके नाम के सामने, तो आप इतिहास मेरे से ज्यादा से अच्छे जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप आरएसएस की बात कर रहे हैं तो 1946-47 में जब बंटवारे के दिन थे तब पाकिस्तान में जाकर के आरएसएस की महिला विंग जो थी वो किस तरीके से काम करती थी, वहां की हिंदू महिलाओं से जाकर के मिलती थी और किस तरीके से उनका रेस्क्यू करती थी। सर इतनी किताबें तो मैं भी पढ़ लेती हूँ, इतनी किताबें तो सर मैं भी पढ़ लेती हूँ। अब आचार्य डीपी शास्त्री जी, कौन सा स्वतंत्र सेनानी में काम किया है? अरे सर मैं आपको किताबें भिजवा दूंगी अगर आपको पढ़ने का शौक है, ठीक है। अब मुझे आचार्य डीपी शास्त्री जी आप ये बताइएगा कि ये कुरीति किसी भी समाज से जुड़ी हुई, हिंदू समाज से जुड़ी हुई, मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई, ईसाई से जुड़ी हुई, क्रिश्चियन से, किसी से भी जुड़ी हुई मैं कहती हूँ, लेकिन अगर इसे लेकर के कोई नियम या कानून बनता है तो सिर्फ इशारा मुस्लिमों की तरफ ही जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं सीएम साहब को और उस व्यक्ति को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ जो ऐसे कानून पारित किए हैं। और इसके साथ एक चीज और भी बताना चाहता हूँ, उन लड़कियों को, उन हमारे बहनों को जो दर्द झेलना पड़ा है उससे आज उनको आजादी मिली हुई है। आप वहां जा करके देखें, असम के क्षेत्र में हम लोग देखे, अरुणाचल असम में जा करके इनके पेट में दर्द इसलिए होता है ना कि ये सब मनमानी करते थे, इनके अपना ही सब कुछ था, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, ये इनका हाल हुआ पड़ा है। देखिए, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जब इस तरह के कानून से, हमारे सनातन संस्कृति से, अन्यथा इन लोगों के भी साथ में कहीं वो सुखी होगी, निरोग रहेगी, छोटे छोटे बच्चों को शादी ब्याह करके छोटे उम्र में बच्चे पैदा करके ऐसे करते थे, देखिए जीवन भर बीमार हो जाती थी, जीवन भर रोगी रहती थी, इसको ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं था, तो इसीलिए इनको पेट में दर्द हो रहा है ना, और कोई दर्द होने का कारण नहीं है। इनकी मानसिकता जो है ना, ये जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, कांग्रेस के जयचंद लोग हैं, इनके कोई डिबेट करा लीजिए, कोई टॉपिक लेके आइए, इनको सीधे आरएसएस और बीजेपी और कुछ नहीं। अरे आरएसएस में लेडीज बहनें नहीं है, अरे वो 100 साल से संघ चल रहा है, वो संस्कार की, संस्कृति की, धर्म की, सबके रक्षा के लिए है, वो इनको भी रक्षा करता है, ईसाई को भी करता है, मुसलमान को भी करता है। हिंदू छवि के लोग हैं, जहाँ लोग ब्रह्मचारी हैं, धर्म नियम के पालन करते हैं, गृहस्थ सुख से दूर है, संसार के भोग में नहीं है, उनके तुलना तुम कैसे कर रहे हो? हमारी संसार के ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा, गुरुकुल परंपरा को लोग निर्वाह करते हैं, संन्यास जीवन जीते हैं, घर बार परिवार छोड़ दिए हैं। इनके तरह नहीं है कि अपना घर भर रहे हैं, मकान भर रहे हैं, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, संपत्ति बना रहे हैं, सरकारी तंत्र को लूट रहे हैं, खजाने को लूट रहे हैं, उसी को इन्होंने अपना माना है। उनसे और आपकी तुलना कभी नहीं हो सकती। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी को साधुवाद देता हूँ जो सनातन, अन्यथा हमारी बहनें, बेटियों के बारे में कुछ सोचा। मोदी जी के बाद, 3 तलाक के बाद कोई भारत में सोचा है राजतंत्र में, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी सोचे हैं, साधुवाद के पात्र हैं, और ऐसे कानून सब बनना चाहिए। नाजिम जी, मेरा सवाल ये है, कहीं वो वाली स्थिति तो नहीं है चोर की दाढ़ी में तिनका, कि अगर कोई भी नियम बना है तो हमारे लिए ही बना है? आप अपने आप से क्यों जोड़ देते हैं हर बार? हाँ मीनाक्षी जी, देखिए मैं फिर कहता हूँ कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भारत के अंदर हम लोग संविधान को मानते हैं, और देखिए संविधान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और संविधान के तहत कानून बना है। अभी देखिए इसके कॉपी आ जाने दीजिए, फिर उस पर चर्चा होगी कि भी इसके अंदर क्या क्या वो उन्होंने चेंज करा है, क्या क्या महिलाओं को लेकर किस तरीके की बातें हैं, वो सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी ये बात जब यहाँ पे आ रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, देखिए मैं ये कहता हूँ हम लोग महिलाओं की सुरक्षा की हमेशा बात करते हैं। मीनाक्षी जी, आप हो मेरे लिए सम्मानित है, लक्ष्मी दुर्गा जी का रूप है, मैं दिल से इज्जत करता हूँ, और आप
आपकी जगह कोई और भी समुदाय की कोई भी लड़की होती तो मैं उसी के अंदर वही रूप देखता जो आपके अंदर देख रहा हूं। वही मैं अपने मुस्लिम समाज के अंदर, अपने मुस्लिम बहन बेटियों के अंदर वही देखता हूं। जब हम लोग अपनी सब बहन बेटियों को सबको एक ही नजर से देखते हैं तो फिर ये कहना कि भी हाँ देखिए बाकी ईसाई कम्युनिटी में कुछ नहीं है, हिंदू समाज में कुछ नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज की एक कुरीति को खत्म करने के लिए ये इस तरीके का एक बहुविवाह वाला एक कानून लेकर आए हैं। इस तरीके की बात करते हैं। आपके मन में गलत नहीं है, मैंने मान लिया, लेकिन अगर आपके साथ अगर गलत हो गया तो एक कानून तो है आपकी रखवाली के लिए, ये तो देखिए आप। हाँ देखिए, हम देश के साथ हैं, देश के कानून के साथ हैं। और रही बात यहाँ की मेरी बहन बेटियों की, बहन बेटी मेरी चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की, मेरी बहन बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और जो बात बार बार ये कहते हैं कि जी हम जो लड़कियां हैं उनको आगे ले जाने की बात करते हैं, तो मैं देखिए सुन लीजिए, मैं खुले तौर पर उनका स्वागत करता हूं जो मेरी बहन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए अपना अहम योगदान दे रहे हैं और चाहते हैं कि हाँ देश के आर्थिक मजबूत स्थिति को मजबूत करने के लिए मेरी बहन बेटी चाहे हिंदू समाज के हो या मुस्लिम समाज के, देश को आगे बढ़ा रही है। तो मैं बिल्कुल उनकी बात के लिए वो करता हूँ। हेमंता जी को धन्यवाद क्यों नहीं कह रहे हैं? हाँ देखिए, अभी देखिए कानून है, पारित हुआ है, अभी राज्यपाल की तरफ से मोहर लगेगी, फिर उसके बाद देखते हैं कि इतनी बातों से थोड़ी होता है। अब अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, आप बार बार सशक्त योजना की बात करते हैं, तो चलिए मैं सबसे लास्ट से शुरुआत करती हूँ कि सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन किसने दिया? इस सरकार ने दिया। सुकन्या समृद्धि योजना किसने दी? इस सरकार ने दी। 33% आरक्षण की बात किसने की? इस सरकार ने की। इसके अलावा महिलाओं के लिए 3 तलाक पर कानूनी पाबंदी कौन लेकर के आया? ये सरकार लेकर के आई है। महिला पोषण अभियान किसने शुरू किया? इस सरकार ने किया। कई स्टार्टअप योजनाएं किसने शुरू की? महिला हेल्पलाइन स्कीम योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुमन योजना, बेटियां स्कूल न छोड़े इसके लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। बेटियों के पानी देने के लिए हर घर पाइप से पानी की योजना है। सौभाग्य योजना है, पीएम आवास योजना है, महिलाओं को बैंक से बिना गारंटी वाली मुद्रा योजना है। अब आप बिहार का ही जिक्र कर लीजिए कि महिलाओं को 10,000 मात्र रुपए दिए गए। एक महिला बहुत अच्छे से जानती कि उसकी अगर पॉकेट में 10,000 रुपए है तो उसका 10 लाख कैसे बनाना है, 1 लाख कैसे बनाना है, और यही वजह रही कि वहां पर इतनी खुल करके वोटिंग हुई है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की चिंता छोड़ दीजिए। महिलाओं के सशक्तिकरण की जिसको चिंता थी उन्होंने संभाला है और वो काम हुआ है। अब अनंत अमित जी, बात ये है, और ये यहाँ पर पूछा जा रहा था डॉक्टर शिवानंद की तरफ से। डॉक्टर शिवानंद, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ कि ये कानून फिर आप पूरे देश में बना दीजिए बहुविवाह को लेकर के। कुरीतियां सिर्फ असम में तो नहीं होगी ना, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में कुरीतियां हैं। मणिपुर में 6%, नागालैंड में 4% है, असम में 2% है। उसके अलावा अगर मेघालय की बात करूं तो वहां 5% है। तो ये आंकड़े अभी वहां पर बहुत सारे हैं। आपके सवाल बड़े जायज है मीनाक्षी जी, ये और भी राज्यों में करना चाहिए, लेकिन असम ने अगर ऐसा किया तो हम उसका स्वागत करते हैं। और भी राज्यों को करना चाहिए। और जिस तरीके से आप आंकड़ा बता रही थी, लेकिन हमारे मित्र को, कांग्रेस के मित्र को और हाजी साहब आपको दिक्कत क्या? हाजी साहब पढ़ के क्या आप ये बता दीजिए कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए कि नहीं, महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए कि नहीं, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न खत्म होना चाहिए कि नहीं, ये बात है ना, ये इसी बिल में है। अगर कोई इस तरीके से कोई सरकार इसको लेकर आ रहा है, निश्चित तौर पे हम जितने भी तारीफ करें उस सरकार की, सरकार सराहनीय काम किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और भी राज्यों को जहां पे इस तरीके से हो रहे हैं, और भी राज्यों को ऐसा करना चाहिए, ये हमारा सुझाव है। राज्य निश्चित तौर पे सोच रही होगी। और हेमंता विश्व शर्मा ने कोई एक दिन में नहीं किया मीनाक्षी जी, मैं पहले भी कहूं 2023 से शुरुआत हुई थी, मैंने बताया अभी जी। 3 साल से एक कमेटी बनी हुई थी, कमेटी के रिपोर्ट देने के बाद उस आधार पे हुए, तो और भी राज्यों में ऐसी कमेटी बन के काम हो रहा होगा निश्चित तौर पे। और हमें लगता है कि हमारा मकसद है पूरे हिंदुस्तान में, माननीय मोदी जी का, हमारा एनडीए का ये संकल्प है कि हिंदुस्तान की महिलाओं का सशक्तिकरण हमारा मुख्य बिंदु है। और महिलाओं का सम्मान इस देश में कैसे होगा, ये हमने करके दिखाया है। और महिलाएं जिस तरीके से सम्मानित हो रही है, आपने बिहार की चर्चा की, बिहार पहला ऐसा प्रदेश था, जीविका दीदी लेकर हम आए 2006 में। आज 1,41,00,000 जीविका दीदी बिहार में काम कर रही है और खुद सशक्तिकरण हो रही है और समूह के तौर पर जिस तरीके से काम कर रही है, तमाम ऐसी कामें हो रही है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। चाहे हरियाणा में चले जाइए, तमाम ऐसे जगहों पे हमारा ये संकल्प है और उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का चुनावी मुद्दा भी यही बन गया है कि महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए महिलाओं को कई तरीके के वादे किए जाते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में हर पार्टी की तरफ से महिलाओं को लेकर के खासकर वादे किए गए थे। और इसकी वजह यही है कि महिलाएं लोगों को आगे बढ़ाती हैं, शिक्षित बनाती हैं। और जब बात महिलाओं की हो तो पैर को आगे बढ़ाना चाहिए, पीछे नहीं खींचना चाहिए। डॉक्टर शिवानंद, मेरा सवाल यह है, जैसा आपने कहा कि सरकार को अब पूरे देश में इसे लागू कर देना चाहिए, मैं आपसे पूछती हूं कि जितनी भी गठबंधन की पार्टियां 2024 में इलेक्शन लड़ी थी एक साथ,
क्या वो सरकार को अपना समर्थन दे देंगे इस बात पर? क्योंकि हमने देखा 3 तलाक पर समर्थन नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी 33% आरक्षण की, उस पर भी कोई बात नहीं बन पा रही थी। तो क्या इस मुद्दे पर बात बन जाएगी, दे दिया जाएगा समर्थन लोकसभा राज्यसभा में? मीनाक्षी जी आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बीजेपी का नहीं है, मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, 140 करोड़ जनता का है। बिल्कुल। अगर नरेंद्र मोदी जी ने सब पार्टियों को अपोजिशन विश्वास में लेके चर्चा करके उसमें डिसीजन हो गए तो हम स्वागत करते हैं, हम कभी ना नहीं बोला है। दूसरी बात, वोट चोर गद्दी चोर जिस तरह से हो रहे पूरा देश, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बने, यही तो हमको दिक्कत है। आज देखिए पूरा देश में, देखिए अभी ज्ञानेश कुमार जी 24 जून को बिहार में SRA चालू किया और तुरंत सेकंड डे उनके बेटी को नोएडा का DM बनाया और उनके दामाद को सहारनपुर में DM बनाया, डॉक्टर शिवानंद, मनीष बंसल को। आ रहा है कि मेरे इस मुद्दे से ये सारी चीजें, ये सारी बातें कैसे क्लब हो जाती हैं? मैं तो ये पूछ रही हूँ ना कि अगर असम में ये हुआ है, देखिए सर मैंने आप ही का सवाल दोहराया, आपने ये कहा कि पूरे देश में आनी चाहिए ये बात अगर है तो मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि अगर ये असम में हुआ है और बात पूरे देश की होगी तो आप समर्थन देंगे? आपने कहा हाँ देंगे, तो फिर उसका कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। फिर ये कहना गलत हो जाता है पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से कि हिमंता बिस्वा शर्मा का दिमागी संतुलन हिला हुआ है। मीनाक्षी जी देखिए, अगर आसाम के चीफ मिनिस्टर मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैं यूथ में जनरल सेक्रेटरी था, वो सेक्रेटरी था मेरे अंडर, कांग्रेस में थे, अभी गुजरात वॉशिंग मशीन में वो बीजेपी में चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन आज भी मेरी बात होता है। लेकिन मैं स्वागत करता हूँ, पूरा देश में स्वागत करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, LOP राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, स्टालिन जी, ममता बनर्जी, सबको साथ लेके विश्वास में लेके आप पारित कीजिए, हम स्वागत करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी 2024 में सिर्फ 61 महिलाओं को टिकट दिया, उसमें से 31 महिला चुन के आया। इन्होंने कौन सा सम्मान किया बीजेपी ने? कांग्रेस ने हमने 135 सीट महिलाओं को दिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बीजेपी का दिखावा और बात करना, ये डुप्लीकेट और झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, महिलाओं को ये लोग सम्मान नहीं करते, युवा युवती को पेपर लीक करते हो और पुलिस से उनको पीटते हो, उनके ऊपर कितने लाठी चलाया। दूसरी बात, कितने महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो गया। आज बीजेपी सरकार जब से आया, उत्तर प्रदेश हो, बिहार में हो, बढ़ गया है। इसमें कानून कड़क होना चाहिए। उल्टा अभी मालेगांव में अमित जी से पूछ लेती हूँ, आपने जो तमाम आरोप लगाए हैं वो इससे कितने सहमत नजर आते हैं, और महिलाओं के लिए क्या उससे बहुविवाह काफी है, ये पूछ रहे हैं डॉक्टर शिवानंद। मीनाक्षी जी, जो शिवानंद जी कह रहे हैं सारी बात झूठ कह रहे हैं। 135 सीट की बात कर रहे हैं। आज हमने दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला को बनाया। हमने महिला को सशक्तिकरण करने के लिए जिस तरीके से महिलाओं का सम्मान, 33% आरक्षण की बात किसने की? हमने की। पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं ना। दूसरी बात, आज निर्भया कांड के बाद मीनाक्षी जी जिस तरीके से दिल्ली में उबाल था, पूरे देश में उबाल था, क्या हमारी सरकार विगत 11 वर्षों से केंद्र में है? हमने उस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने के लिए हमने पूरे देश की महिलाओं और बेटियों को यह सशक्त बनाया, और हमने कहा कि महिलाओं और बेटियों का अपमान ये देश नहीं सहेगा, और हमने उनको सशक्त बनाने के लिए कानूनी प्रक्रिया से उन लोगों को हमने दंडित करने का काम किया। वो हमारी सरकार ने किया। इनकी सरकार में पूरा देश जल रहा था महिला का अपमान को लेकर, लेकिन इनकी सरकार उस समय क्या कर रही थी? 13 में इनकी सरकार थी। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए तो आपको नियम कानून बनाने चाहिए, कोई भी सरकार हो, वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या फिर किसी और पार्टी की हो। हरियाणा में अगर मैं बात करूं, दिल्ली NCR की क्षेत्रीय, तो क्या हुआ था, एक महिला को किस तरीके से बलात्कार करके, टुकड़े करके वहां पर भर दिया गया था। चीजें अगर उस प्रदर्शन तक नहीं पहुंची, इसका मतलब ये नहीं है कि रुक गई हैं या खत्म हो गई हैं। नियम कानून उस पर भी बनने चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आचार्य DP शास्त्री जी, मेरा सवाल ये है कि समाज सुधार के लिए हर बार जरूरी नहीं है कि समाज सुधारक ही अलग से आएंगे, नेताओं को भी तो आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। भाई आप जनप्रतिनिधि हो, आपका भी तो कोई ना कोई जवाबदेही बनती है, और अगर असम में ये हुआ है तो मैं कहती हूँ कि पूरे देश में ये हो जाना चाहिए। देखिए, एक चीज बताता हूँ मैं, एक दूसरे पे दोषारोपण करने से नहीं चलेगा। ये लोग नेशनल चैनल पे बैठ के एक दूसरे के दोषारोपण करते हैं, वोट चोरी किए कि अरे भाई कानूनी प्रक्रिया कानून से है, संविधान हर बार राजा राम मोहन राय तो नहीं आएंगे।
तब आप जो एक दूसरे पे खाली छीटा कर रहे हैं, छीटाकशी कर रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हेमंतो बिश्व शर्मा जैसा व्यक्ति हर राज्य में होना चाहिए, योगी जैसा व्यक्ति, यही तो समाज के सुधारक बनेंगे। हमारे बेटियों के लिए, बहनों के लिए, सनातन के लिए, गौ के लिए, सब सुधारक वही तो बनेंगे। और इनको भी आगे बढ़ के बढ़ना चाहिए। आज हमारे माताएं के और बहनों को आप सुरक्षित किए हैं, चाहे सुरक्षित हो गई हैं, तो उसका फल आप देख रहे हैं संसार में, समाज में, भारत में भी। पूरे विश्व को पटल को भी देखिए, वहाँ कितना सुरक्षा है। हमारे यहाँ कितनी दुर्दशा हुआ करती थी। आज वो कानून बन गया है तो साधुवाद में देना चाहिए बैठ करके कि हमारी वहाँ की बेटियां सुरक्षित हो गई, बहनें सुरक्षित हो गई। तो साधुवाद नहीं देंगे, कोसेंगे उन व्यक्ति को कहीं ना कहीं से ऐसे करेंगे कि वो कुछ नहीं किया। अरे भाई आप अच्छा करो, आपके पास भी तो मौका था, डॉक्टर साहब के पास मौका था, कांग्रेस में क्यों नहीं काम किए? कोई बंधन किया था? कांग्रेस के प्रधानमंत्री कभी देवालय में नहीं जाते थे, कभी सनातन के व्यक्ति के पास नहीं जाते थे, मंदिरों में नहीं जाते थे, मठों में नहीं जाते थे, इफ्तार पार्टी करते थे, टोपी पहनते थे। क्या हम उनके साथ नहीं थे? हमारे जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्यों नहीं जाते थे? वो नहीं जाते थे। आज मोदी जी आए हैं, योगी जी हैं, चाहे शर्मा जी हैं, सनातन के लिए, हिंदू के लिए, बच्चियों के लिए, बहनों के लिए समाज में कोई कानून ला रहे हैं, काम कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो दर्द किस बात के भैया? दर्द मत करो, आप भी अच्छे काम करो, मैंने आपके साथ। आचार्य, अगर किसी को दर्द होता भी है तो महिलाओं के लिए जो कार्य सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, उनकी तरफ से वो किए जाएंगे और उन्हें करना भी चाहिए, ये उनका दायित्व भी है। डॉक्टर शिवानंद, बिल्कुल, मैं वही पूछ रही हूँ। डॉक्टर शिवानंद मौका मिला था, क्यों नहीं किए? ठीक है, डॉक्टर शिवानंद से मैं सवाल ले लेती हूँ कि अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ तो कांग्रेस की सरकारें भी तो हैं, हिमाचल में है, साउथ में भी है, कर्नाटक में है, तो उधर पर भी तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। वहां किस तरीके से कदम आगे बढ़ेंगे? करते हैं, इनके पास सरकार करते हैं। हम पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ। मीनाक्षी जी देखिए, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी को हम चिट्ठी लिख के इस बात का हम जिक्र करेंगे। नंबर 1, तेलंगाना हो, हिमाचल हो या कर्नाटक में हो, हम जरूर इसका कोशिश करेंगे। स्टालिन, ममता जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, सबके इंडिया गठबंधन हम साथ में बैठ के चर्चा करके इसमें डिसीजन लेंगे। दूसरी बात, ये जो अभी बता रहे थे, ये हिंदू हिंदू हिंदू, मैं भी हिंदू, कितना हिंदुओं को नौकरी दिया भाई? कितना हिंदुओं को नौकरी दिया? हाँ, कटवा का रेप केस देखो, संभल का देखो, इटावा का देखो, और ड्रम में, नीला ड्रम में डाल के काट के फेंक दिया। क्या बोल रहे हैं? यहाँ नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हो। नित्यानंद आपका भगवा, अभी आप ही देखो, आपका बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कौन सा हिंदू राष्ट्र? तो वो महिला है, जेल में ही है वो महिला। वो महिला जेल में ही है डॉक्टर शिवानंद, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो। और बाकी अगर केसों की बात की जाए तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। एक आखिरी कमेंट अनंत अमित जी, 30 सेकंड बस। नहीं, 1 सेकंड गीतू जी, 1 सेकंड बात करने दीजिए सर। बस टाइम इतना ही इजाजत दे रहा है, बस इतनी ही इजाजत दे रहा है। बहुत माफी चाहती हूँ मैं, क्योंकि ये विस्तार पूर्वक चर्चा कई घंटों तक हो सकती है। एक आखिरी कमेंट अनंत अमित जी। देखिए, प्रोविजन ऑफ पॉलीगैमी एक्ट 2005 जिस तरीके से असम में आया, मीनाक्षी जी हम पुनः कह रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। महिला उत्पीड़न के लिए ये एक्ट आना बहुत ही बढ़िया है और हमें लगता है कि और भी राज्यों में ये होना चाहिए। ठीक है, हाजी जी कुछ कह रहे थे, 10 सेकंड सर। हाँ, देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अगर कोई भी कानून बनता तो हम उस कानून के साथ खड़े हैं। हमारी महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे किसी भी समुदाय की हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, शामिल होने के लिए।